नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में। और हम पहुंच चुके हैं सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम बात करेंगे स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में। सबसे पहले एक दो चीजें मैं ही पूछ लेती हूँ, उसके बाद आएंगे कि स्टॉक रिकमेंडेशन इस टाइम पे क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की। लोकेश सर, जैसे कि अगर हम देखें कि G20 के दौरान जो ये रेलवे नेटवर्क है और ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा बातचीत हुई है। काफी सारा हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत सारी डील्स भी करी है। तो आपको क्या लगता है जो रेलवे सेक्टर्स हैं, इनके स्टॉक्स में तेजी आने को देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पर? मैडम, आपको अगर याद हो, हम लास्ट अगस्त महीने से और उसके पहले से भी रेलवे स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। मेरे बहुत सारे जी। पिक्स रेलवे स्टॉक में है और मैं नॉट ओनली G20, अगर आप देखोगे 2,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर रेलवे सेक्टर पे आना है आने वाले 5 साल में। तो मोटा मोटा 5 साल में हम 12 लाख 13 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जस्ट इम्प्रूवमेंट द रेलवे ट्रैक, रेलवे इंजन, एवरीथिंग, राइट। तो अगर आप हमारे रेलवे स्टॉक्स के टोटल मार्केट कैप को भी ऐड करोगे तो आज के दिन पे 1 लाख करोड़ का नहीं है। 1 लाख इतने बनने के बाद टीटागढ़ वगन 200 से 800 हुआ है, RVNL 30 रुपए से 180 रुपए हुआ है, इरकॉन 30-40 रुपए से 150 रुपए हुआ है। ये सारे बनने के बाद इनका सबका मार्केट कैप भी अगर आज कर लोगे आप, तो आज के दिन पे भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं है। और आने वाले 5 साल में इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। जहां पर जब राजीव गांधी सर थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो बोलते थे 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा मार्केट में जा रहा है, करेक्ट। मगर अब जो इन्वेस्टमेंट 2,50,000 करोड़ जा रहा है, उसमें जो लूज है, पैसा निकल जाता है कहीं और से जाता है, वो नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। मतलब जो काम हो रहा है, पूरा पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है। 90% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ इंजन है वो फास्ट भाग रहा है। जैसे हमने रोड सेक्टर में हमने लास्ट 6-7 साल में देखा है, जिस तरह से ड्रामेट्रिकली चेंज हुआ है रोड नेटवर्क हमारा। आने वाले 5 साल में आप देखोगे रेलवे में बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि हम गुड़गांव में हैं, तो गुड़गांव में भी अभी हमारा रेलवे स्टेशन एकदम छोटा सा लगता है, कोई गांव का रेलवे स्टेशन है अगर आप आज के दिन पे जाओगे। बट वहां पर भी 200 करोड़ का अलॉटमेंट आया। बहुत सारे रेलवे रेलवे के जो भी स्टेशन हैं, रेलवे ट्रैक है, जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारे स्टॉक्स में रिवेटिंग होनी है और हो रही है। तो मेरे हिसाब से जिसके पास है बने रहिए, जो लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं। हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो थोड़ा करेक्शन आ जाए, बट मिड टू लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत बनेगा। मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम आ रहा है आज आवाज। मेरे जी। टेक्निकल इशू है मेरे, तो मैं फोन से कनेक्ट हूँ अभी। जी, कोई नहीं, कोई नहीं। सर, आवाज आपकी आ रही है, क्लियर आ रही है एकदम, ठीक है। तो रेलवे स्टॉक्स के अंदर हमें काफी अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये अभी से ही नहीं, लोकेश सर काफी टाइम पहले से बोल रहे हैं, और सर ने जो रीजन बताए हैं, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है रेलवे स्टॉक्स के अंदर, वो काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है नितिन सर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात हुई है कि 2030 तक हमारा और G20 की जो कंट्रीज है, उनका एम है कि रिन्यूएबल एनर्जी को 3 मल्टीफोल्ड हमें करना है। तो जो अब ये SJVN है और जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स है, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स है, उनके लिए तो एक चांदी वाली बात है। बिल्कुल आपका कंचन क्या जी, टेक है? बिल्कुल। अगर इसी को अगर हम पावर सेक्टर से कनेक्ट करें, तो मैं इस बात को पिछले करीबन शायद 1 साल से बोल रहा हूँ आपके ही चैनल के माध्यम से कि पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड रहे। और सब लोग जानते हैं, जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पावर एनर्जी सेक्टर का है। और इसको मैं 2024-2025 के लिए रखा हुआ हूँ। कुछ को 2024 में हो सकता है मैं ऑफलोड करूँ, कुछ को 2025 में, और हो सकता है कुछ को मैं और आगे तक ले जाऊँ। सो पावर एनर्जी सेक्टर के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। और ऐसे ही बुलिश नहीं हो, कुछ तो मैंने देखा होगा तभी जाके इतना बुलिश हो। और नॉन स्टॉप कंटिन्यू, जैसे लोकेश जी पिछले 2-3 महीने से रेलवे सेक्टर में बात कर रहे हैं और वो उसका रिजल्ट दिख रहा है। मैं पिछले साल भर से पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पे बात कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब बातें सामने आ रही है, क्योंकि सिर्फ नंबर्स, उसके फंडामेंटल्स, प्लेनेट नहीं, इन सब मिलकर के फिर एक ऐसा सिनेरियो बनाते हैं। और ये बहुत क्लियर था कि G20 की समिट जो होती है, या फिर इस तरह से जब ग्लोबल लीडर्स जब मिलते हैं, तो किस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ये तो बहुत पहले से ही बहुत क्लियर रहता है कि वो किस चीज को लेकर बात करते हैं। वो किसी छोटे मोटे मुद्दे में बात नहीं करते हैं, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जो बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे कार्बन एमिशन हुआ, या फिर
इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, इन सबसे रिलेटेड चीजों को बात करते हैं और क्या पॉलिसी बन सकती है, काफी कुछ थोड़ा सा दिखने लग जाता है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें जो है आगे के लिए जो हेल्प कर रही है। और पावर एनर्जी सेक्टर में अभी भी बोल रहा हूँ, मौके अभी गए नहीं है, अभी भी पावर और एनर्जी सेक्टर के स्टॉक जो है वो सिर्फ अभी 25% भी नहीं शायद चले हैं, अभी तो इनका चलना बाकी है। और जो कल डिसाइड हुआ है और उसका जब रिजल्ट धीरे धीरे आने लगेगा, वो रिजल्ट सामने दिखने लगेगा, प्राइसेस में, इकोनॉमी में, कंपनीज में, उनके फंडामेंटल्स पे, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सब जगह पे, तो इसके इम्पैक्ट जब दिखेंगे तो डेफिनेटली है जो इन्वेस्टर्स है उसको इनका बेनिफिट मिलेगा। जी, ठीक है। तो समझ लिया है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, उनके जो स्टॉक्स हैं, उसके अंदर हमें किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है। अंकुर सर, अब G20 ने सक्सेसफुली अपना समापन कर लिया है इंडिया में, और जो अब नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील को सौंप दी गई है। ठीक है। अब लेकिन उसके बाद देखिए कि आज सुबह और कल से हमें ये खबर सुनने को मिली कि जो अडानी पोर्ट्स है और अडानी एंटरप्राइजेज है, उसमें प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। क्या इसका G20 से कोई लेना देना है? जो ये पावर प्रोजेक्ट निकले हैं, ट्रेडिंग का जो पूरा सिलसिला है, या इसके पीछे कंपनी की अपनी ही कोई कैलकुलेशन है? देखिए, अडानी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के न्यूज़ फ्लो से वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। पहली जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, और अभी एक रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है, अगेन हिंडनबर्ग के ही चार्जेस को उन्होंने कोट किया है वहाँ पे। एंड सेबी में इनकी जो जांच है वो अभी भी चल रही है। इनफैक्ट आई थिंक मेरी जानकारी में है, शायद सेबी ने इनको कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए भी नोटिस इशू करे हैं, एंड वहाँ कंपनी चीज़ों को सबमिट कर रही है। बट एज अ प्रमोटर, एज अ डायरेक्टर, हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सपोज मैं अपनी कंपनी का मालिक हूं, तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए प्रमोटर बाइंग आती हुई देखी जाती है ऐसे केसेस में। तो इसको G20 से अलग रखते हुए, इसको जियो पॉलिटिकल सिनेरियो से अलग रखते हुए, मैं ये मानूंगा कि अडानी ग्रुप से जो भी बाइंग आ रही है वो निवेशकों में भरोसा दिलाने के लिए आ रही है। आई बिलीव इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जिस हिसाब से चार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वहां लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेस बनाते हुए स्टॉक्स नजर आए हैं। और अगर आप देखोगे भी चार्ट्स में भी देखोगे, तो प्राइस फ्लक्चुएशन जो इन न्यूज फ्लो, एडवर्स न्यूज फ्लो के कारण हुआ था, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। बट हाँ, ऊपर का जो भी ट्रेजेक्टरी है वो ट्रेवल्स होनी बाकी है। यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं, उनके तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि निवेशकों को भरोसा दिलाया जा सके कि कंपनी में कहीं भी कुछ ऐसा वैसा नहीं है, और वो प्रमोटर स्टेक को बाय करके, जो अपना शेयर्स है बाय बैक करके, वो यही, और बल्कि ओपन मार्केट से बाय करके वो यही भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि कंपनी में आप निवेशित रहें, यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तो आई थिंक इसको हमें G20 जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से अलग रखना चाहिए। As a promoter, as far as from the company's point of view it is concerned, I think this is a positive step which has been taken by the management of the company, and I think एक calculated risk के साथ, एक I mean calculated risk के साथ आपको इन stocks में बने रहना चाहिए है।